Hello viewers, welcome to my channel Analysis IQ. चाइना 1949 में एस्टेब्लिश हुआ, पाकिस्तान के एस्टेब्लिश होने के 2 साल के बाद। अब ये वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। 1970 से पहले चाइना की हालत कुछ ऐसी थी और चाइना का शुमार वर्ल्ड के पुअरेस्ट कंट्रीज़ में होता था। यहाँ तक कि चाइना को 1960s में फैमिन भी फेस करना पड़ा। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे कौन से फैक्टर थे जो चाइना के इकोनॉमिक बूम का बायस बने और चाइना दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। व्यूअर्स, आप इस ग्राफ पे नोट करेंगे कि चाइना की ग्रोथ एक स्टीडी प्रोसेस रहा। इन सब डेवलपमेंट्स के पीछे सबसे ज़्यादा रोल डेंग शाओपोंग का बताया जाता है, जो कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने पॉलिसी रिफॉर्म और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के ज़रिए चाइना की किस्मत बदल दी। लेकिन इन रिफॉर्म्स को समझने से पहले माओ जेडोंग का ड्यूरेशन समझना ज़रूरी है। माओ जेडोंग ने अपनी तरफ से चाइना की किस्मत को बदलने की कोशिश की, लेकिन इसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। माओ जेडोंग ने चाइना की इकॉनमी को बदलने के लिए जो रिफॉर्म्स लाई, उसमें लैंड रिफॉर्म, कल्चर रेवोल्यूशन, ग्रेट लीप फॉरवर्ड एंड 5-year प्लान फेमस हैं। माओ जेडोंग की पॉलिसी का मेजर लूपहोल ये था कि उसका एक्सेसिव फोकस स्टील और ग्रेन की प्रोडक्शन पे था। उसने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स तो की, लेकिन ज़्यादातर लेबर को स्टील प्रोडक्शन की तरफ लगा लिया, जिससे एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुई, जो बाद में फेमिन का बायस भी बनी। इन पॉलिसी रिफॉर्म्स की फेलियर के नतीजे में चाइना में रिजेंटमेंट होना शुरू हो गई। माओ ने इस रिजेंटमेंट को सप्रेस करने के लिए रेड गार्ड मूवमेंट इस्टेब्लिश की, जिसका मेजर ऑब्जेक्टिव अपोनेंट्स को रास्ते से हटाना होता था। माओ का कल्ट ऑफ पर्सनालिटी क्रिएट किया गया। एक रेड बुक काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई, जो सब में डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी। ये रेड बुक माओ की कोट्स और स्पीचेस का मजमुआ थी। माओ की पॉलिसी ऑफ रिप्रेशन, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, सोशल केओस और लॉस ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपिटल का बायस बनी। 1976 में माओ की डेथ हो गई। माओ की डेथ के बाद डेंग शाओपोंग ने माओ के ड्यूरेशन को कैटास्ट्रोफी करार दिया। माओ के ड्यूरेशन में ग्रेन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस की गई, लेकिन उसके साथ ही बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट की गई, जो सीवियर फूड शॉर्टेजेस का बायस बनी और एंड पे ये फैमिन का काज बनी। नेचुरल डिज़ास्टर्स ने सिचुएशन को और भी ज़्यादा वर्स कर दिया। 1961 में फ्लड और ड्राउट ने क्राइसिस को और भी ज़्यादा वर्सन कर दिया। माओ के बाद डेंग शाओपोंग ने टेक ओवर किया और कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाईं, जिनमें की एलिमेंट्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन की एस्टेब्लिशमेंट और एग्रीकल्चर को लिबरलाइज करना शामिल हैं। डेंग शाओपोंग की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की कामयाबी का मेजर फार्मूला हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की गई, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ की गई, उसके अलावा लार्ज और लो कॉस्ट लेबर फोर्स एम्प्लॉय की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी काम किया गया, रेल रोड्स वगैरह इस्टेब्लिश की गई। शाओपोंग के टेन्योर में अर्बनाइजेशन भी काफ़ी ज़्यादा हुई, जिसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट की भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई, क्योंकि चीज़ों की डिमांड ज़्यादा हुई। ग्लोबल सप्लाई चेन में इंटीग्रेशन की गई, उसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकल कैचअप और इनोवेशन का भी मेजर रोल रहा। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि डेंग शाओपोंग ने चाइना की इकॉनमी को ओपन अप किया। उसके बाद आने वाले लीडर्स ने भी इन पॉलिसीज़ पे काम जारी रखा। डेंग शाओपोंग के बाद जियांग ज़ेमिन के टेन्योर में चाइना ने WTO में कदम रखा। उसके बाद ह्यू जिनटाओ ने साइंटिफिक डेवलपमेंट पे फोकस रखा। चाइना के करंट प्रेसिडेंट शी ने करप्शन के अगेंस्ट एक कैंपेन लॉन्च की, चाइनीज़ ड्रीम मेड इन चाइना यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लॉन्च किया। अगर चाइनीज़ मॉडल को पाकिस्तान पे अप्लाई किया जाए तो उसके लिए ज़रूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी ज़्यादा काम किया जाए, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ प्रमोट की जाए, उसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि सीपेक को फुली लेवरेज करें, उसका फ़ायदा उठाएं। लेकिन इन सब ऑब्जेक्टिव्स के लिए पाकिस्तान के सामने बड़े चैलेंजेस मौजूद हैं, जिनमें हाई डेट बर्डन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, एनर्जी शॉर्टेजेस और गवर्नमेंट और करप्शन इश्यूज शामिल हैं।
اگر پاکستان کو چائنا کی طرح اپنی قسمت بدلنی ہے تو ان چیلنجز سے نپٹنا ہوگا۔